तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। काफी इंपॉर्टेंट, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब बेसिक से बेसिक, मतलब माइनस, मतलब नेगेटिव से, वहां से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझाने वाला हूं। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले मैं जीओसी 1 बताऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th का पोर्शन इंक्लूड होगा जिसमें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जीओसी 2। तो हम लोग जो है माइनस से हर एक चीज में आपको डाउट बताऊंगा। देखो आपको एक डाउट नहीं आएगा, मैं उतनी आसानी से चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, ये गारंटी है 100% टू 100%। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, लेक्चर नंबर 1। देखो मान लीजिए ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है। जैसे मान लो आपके पास कंपाउंड ए था और बी था, उन दोनों का आपने आपस में मिलाया और मुझे कोई नई चीज बन गई है। अच्छा तुम मुझे बताओ नई चीज कब बनी, या जो नया प्रोडक्ट है वो कब बना होगा? सर जब जो पुराने कंपाउंड के बीच या पुराने मॉलिक्यूल के बीच जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ होगा, तभी तो नई चीज बनेगी ना। अगर पुराने बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे तो नई चीज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इसे कहते हैं सर जिसमें पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको शानदार सा एग्जांपल मैं आपको कराऊं। अगर मान लीजिए आपके पास CH3Cl था, है नहीं, मिथाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मिथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जैसे ही आपने OH माइनस के साथ करी तो मुझे जो है CH3OH का फॉर्मेशन हो गया और साथ में जो है Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। देखो अगर OH ने यहां अटैक किया है, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ है? ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ है। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है? इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसको बोलते हैं हम कौन सा बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों? न्यू बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नया बॉन्ड इसको बोलते हैं। जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको हम बोलेंगे ओल्ड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ओल्ड बॉन्ड बोलेंगे, है नहीं? ऐसी रिएक्शन जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन। कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो एक और एग्जांपल, मान लीजिए AX आपके पास कंपाउंड था प्लस YB आपके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल था। जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई, आपने इसको मिलाया, अगर नए चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बॉन्ड भी टूटा होगा, ये बॉन्ड भी टूटा होगा, क्योंकि ये दोनों ओल्ड बॉन्ड है, पुराने बॉन्ड है, और AB बना होगा और XY बना होगा। सपोज कर दिया है मैंने, तो ये हमारा जो है ये न्यू बॉन्ड है और ये भी हमारा कैसा बॉन्ड है? न्यू बॉन्ड है। तो ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो आपको पता करना बहुत जरूरी है कि हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब डिटेल में चलेंगे, मतलब कोई दिक्कत ही वाले लेने की जरूरत नहीं है तुमको। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन एक मैकेनिज्म से चलती है नहीं? मैकेनिज्म मतलब इसमें कुछ इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है इन रिएक्शंस में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, मैं आपको जो है सब का सब यहां से बताने वाला हूं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस बोला करते हैं। तो स्टेटमेंट जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन दैट आर अंडरगोन बाय organic compounds in which breaking of old bond and formation of new bond take place। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बोल सकते हैं कि वाकई में ऑर्गेनिक रिएक्शन हो क्या रही है। जैसे तुमने कभी रिएक्शन कर दी अल्कोहल के साथ, कि अल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन कर दिया, अल्कोहल के साथ SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दी, तो कोई नई चीज जाके फॉर्मेशन होगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है।
वो भी पुराने बॉन्ड उसमें भी ब्रेक डाउन होते हैं और नए बॉन्ड का वहां भी जो है ब्रेक डाउन होता है। इस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन चलने वाली है। आपका जोश एंड जुनून बरकरार रहना चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है ए बी और दूसरा है मेरे पास एक्स वाई। इसको हम लोग बोल देते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट बोल देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट होते क्या है। और बीच में मान लीजिए कोई आपको इंटरमीडिएट मिला होगा। इंटरमीडिएट मैं आपको बताता हूं, इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकैटाइन है नहीं है। अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। और जो नए बच्चे हैं मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ए एंड बी के बीच आपस में बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद उनको एक बीच में जो है नहीं, अभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बीच में एक ऐसी स्टेज आती है, उस स्टेज का नाम है इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट। उसके बाद जाके जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया नहीं आया? तो एक रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, रिएक्शन किस तरीके से आगे हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या रिएक्शन के आगे बढ़ने का तरीका क्या है, क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, रिएजेंट अटैक कैसे कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट का मतलब न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सब बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। ठीक है, जैसे रिएजेंट कैसे अटैक कर रहा है, कहां अटैक कर रहा है, क्या होगा इससे, ये सब का सब मुझे कौन बताता है? रिएक्शन मैकेनिज्म बताएगा। किसी को दिक्कत है? ना बोलो। किसी को दिक्कत है क्या? तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन कैसे हो रही है, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स। समझ में आए? तो एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है किस तरीके से हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आया? तो यह आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। अच्छा, एक तो हमने इसमें लिखा है सबस्ट्रेट और एक लिखा है रिएजेंट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मान लो CH3Cl है, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने OH नेगेटिव के साथ कर दिया। देखो OH नेगेटिव जो है यहां पर रिएजेंट है। क्या है? OH नेगेटिव रिएजेंट है। यह आपका सबस्ट्रेट, मैंने इसको बोला, क्यों बोला अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, नया बॉन्ड बन गया OH और CH3 के बीच, ये मेरा अल्कोहल बन गया, साथ में जो है Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया, और ये मेरा जो है प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। इस मेन प्रोडक्ट में कार्बन प्रोवाइड हुआ है। कार्बन, कार्बन किसने दिया? CH3Cl ने। मिथाइल क्लोराइड ने कार्बन अगर प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट में, या मेन प्रोडक्ट में जो कार्बन प्रोवाइड करेगा ना, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। देखो यहां से CH3 हट गया तो ये अल्कोहल बन गया, तो OH को CH3, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। समझ में आया नहीं है? इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कार्बन OH के पास गया है, तो मेन प्रोडक्ट में कार्बन सप्लायर है, तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। ये है मेरा सबस्ट्रेट और ये मेरा रिएजेंट है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा दूसरा सवाल ये भी होना चाहिए, सर अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट में भी कार्बन हो और रिएजेंट में भी कार्बन हो, तो हम लोग देखेंगे जो आपका मेन प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो आपका मेन चीज दिख रही है आपको, वो आपका सबस्ट्रेट होगा। ठीक है। जैसे मान लो बेंजीन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एक बेंजीन है, इसकी रिएक्शन मैंने CH3Cl के साथ कर दिया, और CH3Cl के साथ जैसे किया, AlCl3 के प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, तो मेरा ये बन गया बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको हम बोलेंगे टोलुइन। ठीक है। तो देखो मेन कंपाउंड यहां पर बेंजीन है ना, तो बेंजीन जो है मेरा सबस्ट्रेट कहलाएगा, और ये मेरा रिएजेंट है। क्या है? रिएजेंट है मिथाइल क्लोराइड। हालांकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है।
समझ में आया? जिसमें CH3 इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा बेंजीन से, तो तब जाकर टोलुइन का फॉर्मेशन हो रहा है। खैर ये बात की है। अभी हमने सबस्ट्रेट और रिएजेंट समझना है। जो प्रोडक्ट में कार्बन को सप्लाई करेगा उसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट, और दूसरा पार्ट हो जाएगा रिएजेंट। अगर दोनों में कार्बन है तो ये आर्बिट्री है, ठीक है। हम एज्यूम करेंगे, हमें मानेंगे कि जो आपका मेन कंपाउंड है ये है, तो बेंजीन आपका मेन कंपाउंड है, तो इसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, जहां पर जाके जो है रिएजेंट अटैक करता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है एक प्रोसेस है, रिएक्शन मैकेनिज्म एक प्रोसेस है कि रिएक्शन आगे कैसे बढ़ रही है। अरे तुम्हारे आगे बढ़ने की प्रोसेस है ना, 1 पास, 2 पास, 3 पास, 4 पास, 12 पास, फिर खत्म। उसके बाद यही एक रिएक्शन की भी प्रोसेस है, मतलब शुरुआत से लेके खत्म होने तक, मतलब इनिशियल से लेके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से। और हाँ, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। आपके 12th क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जो भी आपके नेम रिएक्शन है, उनके आपको मैकेनिज्म बताए जाते हैं, या मैं यहां पर आपको मैकेनिज्म जो है बताऊंगा। ठीक है, हर रिएक्शन, तभी आपको समझ में आएगी कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, कौन अटैक कर रहा है, किसमें अटैक हो रहा है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, और उस इंटरमीडिएट का रोल क्या होगा। तो ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं लेक्चर में। अब देखो, रिएक्शन मैंने बताया, रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग समझते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले बॉन्ड कैसे टूट रहा है, बॉन्ड क्लीवेज देखेंगे। उसके बाद रिएजेंट, रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, तो रिएजेंट जाके सबस्ट्रेट में अटैक करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और कुछ ना कुछ बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बोकैटाइन, जैसे कार्बोकैटाइन। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब मैं आपको बता देता हूं सिंपल वे में, और इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड, इसको हम बॉन्ड क्लीवेज बोलेंगे। रिएजेंट जो है आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ये अटैक करते हैं, या तो इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या तो इनके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अटैक करेंगे सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलेंगे रिएजेंट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले कुछ चीजें बनती है जो इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में बन रही है। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कार्बोकैटाइन, ठीक है, जैसे फ्री रेडिकल, जैसे नाइट्रीन, जैसे कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन, जैसे कार्बीन, ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है? दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा ये होते क्या है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आएगा, इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे और हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। हालांकि ये भी आपको आने चाहिए, तब आपको लगेगा जीओसी, तब जाके यहां पर जाके जीओसी जो है हमारी खत्म होगी, जीओसी 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो बॉन्ड कैसे टूट रहा है, रिएजेंट कैसे अटैक करेगा, और रिएक्शन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है और कोई ग्रुप ऐसा जो इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, और रेजोनेंस, एरोमेटिक कंपाउंड और हाइपर कंजुगेशन, ये चीजें हम देख के रिएक्शन को जो है GOC1 को खत्म करेंगे। और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, जिसका आपको बहुत ही मजा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठना है, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं बॉन्ड क्लीवेज में। किस पर चलेंगे? बॉन्ड क्लीवेज।
चलिए अब जो है हम बॉन्ड क्लीवेज देखते हैं। अच्छा, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। दो टाइप का होता है, एक तो होता है होमोलिटिक क्लीवेज और एक तो होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है, मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ना है मुझे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ये इधर को आ गया और ये इधर को आ गया, तो ये इक्वल अमाउंट में, जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है दो एटम के बीच, तो इसको बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। इससे क्या बनेंगे सर, मैं अभी बताऊंगा आपको। और हेट्रोलिटिक का मतलब है, एक बॉन्ड अगर टूटेगा, एक राजा होगा, एक थोड़ा सा कम पावर वाला होगा, तो राजा जो है उसके इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा। तो हम कहानी जो है हम स्टार्ट करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज से। मान लीजिए आपके पास एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। मान लीजिए अगर ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है, अगर मान लो इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, होमोलिटिक क्लीवेज बता रहा हूं मैं ना, दोनों सेम पावरफुल है। अगर ये राजा है तो ये भी राजा है, अगर इसके पास कुछ नहीं है तो इसके पास भी कुछ नहीं है, दोनों सेम पावर के लोग हैं। अगर मैं सेम पावर के बोल रहा हूं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी, लगभग सेम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इनके बीच अगर संबंध खराब होंगे तो ये बोलेंगे तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता हूं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। जब अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाते हैं तो हम एक एरो बनाते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम लोग आधा एरो बनाते हैं। अब ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो सीन जो है देखो, ए के पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास क्या बच गया, बी के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बच गया, है नहीं है। दोनों सेम पावरफुल है, या तो कम पावर वाले हैं दोनों, या दोनों बहुत राजा हैं। अगर लड़ाई होगी तो अपने अपने संपत्ति अपने पास ले जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर को गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर को गया। अब देखो, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन के पास ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। क्या है ये, कार्बन फ्री रेडिकल। समझ में आया नहीं है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में अगर बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन का शेयर जो है वो बराबर होगा। क्या लिखा हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो अगर शेयरिंग हो रही है तो बराबर होगी दो एटम के बीच। दूसरा क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखो, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके बाद भी फ्री है, अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्री रेडिकल का। समझ में आया। और देखो, फेवर्ड व्हेन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस और जीरो। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब, मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बराबर में जाएंगे, एक इसके पास जाएगा एक इसके पास जाएगा, कोई लपड़ चपड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है या जीरो के बराबर है। समझ में आया। और अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो दोनों के पास बराबर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए फॉर्मेशन किसका होगा, फ्री रेडिकल का होगा। अच्छा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है फिर से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये कार्बन है, मान लो इन दोनों की भी लड़ाई होगी। अगर इन दोनों की भी लड़ाई होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये नहीं बोलेगा मैं तेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाता हूं ना, दोनों सेम पावरफुल है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, आधा एरो लगाते हैं तो इसके पास बच गया है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन के बाद भी कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। समझ में आया नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज या फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। फिर से बताओ क्या होता है।
सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, बनेंगे, फ्री रेडिकल भी बनता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आया नहीं है, वो हम पढ़ेंगे, इनका जिक्र होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम है या है ही नहीं, जीरो के बराबर है, तो दोनों सेम पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर लड़ाई होगी तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फ्यूजन। अब अगर मान लो अगर ऐसा नहीं है, एक राजा निकल गया, एक बेचारा भिखारी है, तो राजा भिखारी की जो उसने पैसा लगाया था वो सब का सब ले जाएगा, तो इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोनों ने बराबर शेयर किया था, एक राजा निकल गया, राजा ने सब ले गया है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक को फायदा पहुंचेगा, एक को नुकसान पहुंचेगा। अगर फायदा है तो एनाइन का फॉर्मेशन कर देगा, अगर घाटा हो रहा है कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है नी। केमिस्ट्री में घाटे को क्या बोलते हैं, कैटाइन, फायदों को क्या बोलते हैं, एनाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मान लो फिर से हम बात करते हैं ए और बी की, मैंने क्या बताया, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो बी पावरफुल है, मैं क्या कहूंगा, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर बी पावरफुल है तो क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा। मेरे बच्चों ए को क्या हो गया, लॉस, क्या हो गया, अरे ए का अपना इलेक्ट्रॉन भी चले गया प्लस, और बी को फायदा हो गया है, क्या आ गया, माइनस आ गया, क्या आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया बी ने, तो बी के ऊपर माइनस, ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ए के ऊपर प्लस, और यहां पर क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज्यादा है, किससे, ए से। अरे पावरफुल है ना। अगर मान लो कभी सपने में ए सोच रहा है कि मैं पावरफुल हो जाऊंगा, तो क्या होगा, अगर सपने में सोच सकता है ए, तो अगर ए ने सोचा कि मैं सपोज पावरफुल हो जाऊं, तो क्या सोचेगा ये, राजा का एक इलेक्ट्रॉन भी मैं अपने पास लेके आऊंगा। अगर राजा का एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा तो ए क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, और राजा क्या हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। लेकिन ये किसको सोचा है, सपने में, किसी को दिक्कत है, इसका मतलब इसने क्या सोचा सपने में कि मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है नहीं, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो ए जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो ए के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब फायदा, एक इलेक्ट्रॉन का फायदा, बी के ऊपर प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का घाटा। किसी को दिक्कत है, तो ये कहानी जो है हेट्रोलिटिक क्लीवेज की है। यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये रहा एनायन, नेगेटिव चार्ज एनायन, ये कैटायन है, तो इसको बोलेंगे आयंस, क्या बोलेंगे, आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर ये कब हो सकता है, जब इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हो, तभी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो सकता है, जब एक राजा हो और एक दूसरा क्या हो, कम पावरफुल वाला हो। तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दी है। तो जब भी जो है हेट्रोलिटिक क्लीवेज आएगा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे यहां देखो, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है होमोलिटिक क्लीवेज से, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन हो गया, आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, कैटायंस का फॉर्मेशन हुआ है, एनायंस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको क्लीवेज बता दिया है, इस तरीके से आपको इसको याद करना है, हमेशा याद रहेगा। तो आज जो है हमने क्या क्या पढ़ा, धीरे 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 करके हम ड्यूरेशन को थोड़ा लंबा करेंगे, लेकिन जो है आपके लिए सबसे सॉलिड और शानदार और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको आएगी। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो देखो, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये किस तरीके से चल रही है ना, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
किस तरीके से हो रहा है ये हम सीखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। किसमें सीखते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्टेंट आपस में भिड़े, फिर इंटरमीडिएट बन गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से जो है एक रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है, या स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है इसको हम देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, उसके बाद हमने बॉन्ड क्लीवेज देखा था, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। उसके बाद हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, रिएजेंट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा जो है मैंने आपको बताया। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? दो सेम पावरफुल के आदमी हैं, दोनों ने किसी बिजनेस में बराबर पैसा लगा रखा है, अगर बिजनेस डूबेगा तो दोनों बराबर अमाउंट में रुपयों जितने भी पैसे बचेंगे या सामान का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में करेंगे। होमोलिटिक फिजन है, यहां पर समान का मतलब है इलेक्ट्रॉन और दो पावरफुल का मतलब है दो एटम। ठीक है, दो पावरफुल का मतलब है उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस या तो बहुत लेस है या जीरो के बराबर है, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तूने अपना सामान ले गया, मैं अपना सामान ले गया, फ्री रेडिकल बन गए दोनों लोग। लेकिन अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उनने आपस में पैसे लगा रखे हैं, लेकिन एक ज्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूट होने की बात आ गई तो जो पावरफुल वाला है वो उसके पैसे भी या उसके सामान को भी अपने साथ ले जाएगा। उसके पास जो था वो तो है, लेकिन उसने दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, सामान ले गया है, तो वो फायदे में रहेगा, बेचारा दूसरा किस में चले जाएगा? घाटे में चले जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जो घाटे वाला बंदा सपने में सोच रहा है कि मैं अमीर हूं, मैं मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तो वो सिर्फ सपने में सोच सकता है, तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर कैसा? प्लस चार्ज आएगा। और ये सब कब होता है? जब वहां पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो और यहां पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। एक के ऊपर कैटायन आ गया, मतलब प्लस आ गया है, एक के ऊपर माइनस आ गया है, इसको हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। तो इतना जो है आज अब मैंने आपको 2-3 बार मैंने बता दिया है, चीजें चलेंगी कैसे, तो आगे भी हम देखते हैं उसका।